हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। महिका यहाँ की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और उसे यह सब कुछ किसी कहानी की किताबों जैसी दुनिया लग रही थी। तभी कुछ सोचते हुए महिका ने रेहान से पूछा, मिस्टर रेहान, क्या सच में अगर मैं अच्छा काम करती हूँ और टीना को अच्छे से पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ रहकर आगे भी टीना को पढ़ा सकती हूँ? यह सवाल सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप यहाँ आगे तक अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं। निशा ने जिस इंसान को रिकमेंड किया है, मुझे उस पर विश्वास है, और फिर आप टीना को पढ़ाने जा रही है, इसीलिए मैं आप पर भी बहुत विश्वास करता हूँ। को मुझे कोई बाहरी इंसान समझने की जरूरत नहीं है। रेहान की इतनी अच्छी बातें सुनकर महिका को बहुत अच्छा लगा और उसने खुश होते हुए रेहान से थैंक यू कह दिया। रेहान ने पहले ही अपने कुछ लोगों को महिका के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया था और कल ही रेहान को पता चला था कि महिका का बैकग्राउंड काफी ज्यादा सिंपल है और उसकी सोशल रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है। उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और अपनी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की वजह से वह काफी पॉपुलर भी है। रेहान को यह भी पता चल गया था कि महिका के पेरेंट्स को बिजनेस में अभी कुछ प्रॉब्लम से गुजारना पड़ रहा है। खैर, रेहान को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि इससे टीना की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। कुछ सोचकर रेहान ने महिका से कहा, तो मुझे लगता है कि अब हमें फीस और बाकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? रेहान का सवाल सुनकर महिका एकदम दंग रह गई। स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा उसने कभी कुछ नहीं सोचा था और ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। रेहान का सवाल सुनकर महिका ने तुरंत अपना सिर और उसके बाद एकदम चुप हो गई। महिका को ऐसा देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर आप समर वेकेशन के दौरान पूरे दिन यही रहकर टीना को पढ़ाए और जो भी कोर्स है वह आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। मैं आपको पर मंथ 1000 सैलरी दूंगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रहने और खाने की अरेंजमेंट भी मैं फ्री में करवा दूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके हिसाब से यह सब ठीक है? रेहान की बात सुनकर महिका एकदम हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, इतना सब कुछ देने के बाद भी रेहान मुझसे यह सवाल कर रहे हैं कि यह मेरे लिए सही रहेगा। यह सब कुछ वाकई महिका की उम्मीदों से बहुत ज्यादा था। यहाँ आने से पहले महिका को लग रहा था कि एक ट्यूटर के तौर पर उसे ज्यादा से ज्यादा 5000 मिल जाएंगे। महिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेहान खुद से उसे 0.000 सैलरी पर मंथ देगा और साथ ही साथ खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था करेगा। मही ने अपने मन में सोचा कि इतने आलीशान और लग्जरी घर में खाना और रहना कैसे खराब हो सकता है। मही को अपने मन में लग रहा था कि वह यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई है बल्कि मस्ती करने के लिए आई है। रेहान ने जब देखा कि महिका इस वक्त हैरान होकर उसके सामने बैठी है और कुछ भी नहीं बोल रही है तो रेहान को लगा कि शायद महिका इस ट्रीटमेंट और कंडीशन से खुश नहीं है। इसीलिए उसने दोबारा महिका से पूछा, टीचर महिका, क्या कोई प्रॉब्लम है? रेहान का सवाल सुनकर महिका ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और लगातार अपना सिर ना में हिलाती रही और फिर रेहान से बोली, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जो ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हैं वह थोड़ा ज्यादा है। महिका की बात सुनकर रेहान ने एक नजर मैगी को देखा और उसके बाद जोर से हंसने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि इतना पैसा और प्रॉपर्टी मेरे पास है, भला मैं कैसे 0 देने से पहले उन्हें ज्यादा समझूंगा। रेहान के लिए यह अमाउंट बहुत ज्यादा कम थी। इतना पैसा तो वो टीना को 2 दिन की चॉकलेट दिलाने में खर्च कर देता था। रेहान तो इससे भी ज्यादा पैसे फीस के तौर पर देना चाहता था, पर रेहान महिका की फैमिली कंडीशन जानता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि अभी अभी मिलते ही रेहान महिका को ज्यादा पैसे दे दे और बाद में महिका को लगे कि रेहान उस पर कोई आसान कर रहा है। और इसीलिए इस बारे में सोचते हुए रेहान ने सिर्फ 0.000 और यही सैलरी के तौर पर देना सही समझा। खैर, रेहान को नहीं पता था कि यह फीस उसे इतनी ज्यादा लगेगी। रेहान ने वक्त को देखते हुए कहा,
अब जब आपके और मेरे बीच ट्रीटमेंट की बात डिसाइड हो गई है और दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टीचिंग स्टार्ट करवा सकती हैं। रेहान ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा। लगभग दोपहर हो गई है और आप मेरे घर पहली बार आए हैं, सो मैं चाहता हूं कि आप हम सब के साथ लंच करें। रेहान की बात सुनकर एक बार तो महका फॉर्मेलिटी के लिए ना कहना चाहती थी, पर दिक्कत यह थी कि महका अभी आइलैंड पर थी और रेहान की मर्जी के बिना वह यहां से कहीं नहीं जा सकती थी। हालांकि अगर वह जाना चाहती तो रेहान उसे रोकता नहीं। और फिर रेहान ने अभी तक यह भी नहीं बताया था कि महका टीना को कब से पढ़ा सकती हैं। इसीलिए रेहान की बात सुनकर महका रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। रेस्टोरेंट में आने के बाद महका ने देखा कि अलग अलग तरह के कई रेस्टोरेंट इस मैनर में थे। इनमें से एक रेस्टोरेंट वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ था, जहां की डाइनिंग टेबल के दोनों तरफ सिर्फ 30 लोग ही एक बार में बैठकर खाना खा सकते थे। दूसरा रेस्टोरेंट ईस्टर्न स्टाइल में बना हुआ था, जहां पर राउंड टेबल डली हुई थी और वो टेबल लगभग 5 मीटर लंबी थी, जहां बैठकर 20 से 30 लोग आराम से खाना खा सकते थे। हालांकि आज काफी कम लोग थे और अंदर की तरफ काफी ज्यादा ठंडी हो रही थी। इसीलिए रेहान ने लंच का सारा इंतजाम बैक साइड की तरफ झील के किनारे अरोने के किनारे अरेंज करवा दिया। वहां झील से झरता हुआ पानी और आसपास लगे बांध के पेड़ बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। झरने से बहता हुआ पानी काफी आगे तक जा रहा था। इस तरह के खूबसूरत नजारे के बीच प्रकृति की गोद में बैठकर खाना खाना वाकई बहुत ज्यादा खुशनसीबी वाली बात थी। और महका तो जैसे हर एक नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। जब सब लोग वहां खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो मैगी ने कुछ सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वे तुरंत अपनी बनाई हुई डिशेज को रेहान और बाकी सबको सर्व करें। यहां पार्टी में आने से पहले दमन ने सोचा कि शायद रेहान अभी अभी यहां रहने लगा है और यहां पर बे को कैंस करना रेहान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने टेम्पररी तौर पर अपने ताजमहल 5 स्टार होटल के कुछ शेफ को खाना बनाने के लिए यहां ट्रांसफर कर दिया था। रेहान इन सब लोगों को ज्यादा टाइम तक यहां नहीं रखना चाहता था। पार्टी खत्म होते ही वह इन सबको वापस भेज देना चाहता था। हालांकि मैगी ने देखा कि यहां पर वह बने थे अभी सेंस कम है और अमन के भेजे हुए लोगों की अभी जरूरत है। इसीलिए उसने रेहान को सजेशन दिया कि कुछ दिन और यह लोग यहीं पर रहकर काम करें। जब सही टाइम आएगा तो रेहान खुद जाकर कुछ अच्छे लोगों को यहां काम करने के लिए हायर कर लेगा, क्योंकि रेहान को भी लगता था कि हमेशा हर काम के लिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के लोगों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। महका की मेहमान नवाजी करने के लिए रेहान ने काफी अच्छी विशेष बनवाई थी। जैसे ही रेहान के लिए काम करने वाले सेंस ने एक के बाद एक डिलीशियस खाना महका की प्लेट में सर्व किया तो हैरानी की वजह से महका की आंखें एकदम बंद हो गई थीं। उसने आज से पहले इतना टेस्टी खाना एक साथ कभी नहीं देखा था। महका जिस प्लेट में खाना खा रही थी वह भी बहुत ज्यादा महंगी थी और उसमें रखी हुई हर एक डिशेस को बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया था। इसमें इस्तेमाल किया गया मसाला और बाकी सामान पूरी तरह से नेचुरल था और देखने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। ऑर्डिनरी लोगों की बात की जाए तो इस तरह का खाना उन्होंने पहले खाना तो दूर की बात है देखा भी नहीं था। खैर, यह सारा कमाल अमन के ताजमहल 5 स्टार होटल में काम करने वाले दुनिया के टॉप शेफ का था। इस तरह की आलीशान डिश बनाने के लिए अमीर लोगों को भी पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। यह अपॉइंटमेंट का टाइम कई बार 2 से 3 महीने का और लगभग आधे साल का भी हो सकता था। अमीर लोगों को भी इस तरह का खाना एंजॉय करने के लिए काफी वेट करना पड़ता था। पर रेहान की तो बात ही अलग थी। उसे जब भी जो भी खाने का मन करता था तुरंत उसके सामने हाजिर कर दिया जाता था। शायद यही अंतर था एक वर्ल्ड क्लास अमीर इंसान और सिर्फ एक अमीर इंसान के बीच का। इन दोनों ही अमीर क्लास लोगों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल जमीन आन की तरह था। हालांकि रेहान हमेशा इन शेफ से इस तरह का डिलीशियस खाना बनाने के लिए नहीं कहता था। महका को एंटरटेन करने के लिए रेहान ने इन सबको यह खाना बनाने के लिए कहा था। ज्यादातर टाइम रेहान को फास्ट फूड खाना पसंद होता था, इसलिए यह जब भी उसे फास्ट फूड खाना होता था वह किचन में जाकर खुद ले लिया करता था। तभी डाइनिंग टेबल पर रेहान ने महका से कहा, टीचर महका, अगर आपके पास अभी दोपहर में कोई भी काम करने के लिए नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको
को अभी वापस जाना चाहिए। आप अभी से टीना को पढ़ाना शुरू कर सकती हैं। रेहान की बात सुनकर मेहिका ने तुरंत कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मुझे हर वक्त यही रहना है तो मुझे रात को वापस अपने हॉस्टल जाकर अपनी ज़रूरत का सामान और कपड़े लेकर आने होंगे। महिका की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको जाना हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज कर दूंगा। मैगी ने मुझे बताया कि आपको अभी अपना फाइनल एग्जाम देना बाकी है और समर वैकेशन से पहले आपको अपने सारे एग्जाम पूरे करने हैं। अगर ऐसा है तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप तुरंत अपना एग्जाम देकर मेरे हेलीकॉप्टर से ही वापस आ जाना। बेसिकली मैं हेलीकॉप्टर का यूज़ कम ही करता हूँ, इसीलिए आप इसे ले जा सकती हैं। रेहान की बात सुनकर मेहिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या जवाब दें। पहले इतनी आलीशान और लग्जरी यार्ड और उसके बाद अब हेलीकॉप्टर। जब से मेहिका यहाँ आए हैं तब से उसकी हैरानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ आज के आधे दिन में मेहिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी परियों की कहानी की आधी जिंदगी जी ली है। आज सुबह से मेहिका के साथ जो भी हो रहा था वह सब कुछ उसे बहुत ज्यादा हद तक अपने उस सपने की तरह लग रहा था जिसे वह अक्सर देखा करती थी। मेहिका जानती थी कि यह सपना नहीं हकी, पर फिर भी कुछ टाइम के लिए ही सही, पर मेहिका अपना यह वहम दूर नहीं होने देना चाहती थी। मेहिका इस वक्त थोड़ी सी परेशान थी। वह अपने मन में सोचने लगी कि अभी तक वह टीना के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार पाई है। उसने टीना के साथ थोड़ी देर बाद जरूर की थी, जिससे टीना उसे काफी पसंद आई थी, पर अपने काम और बाकी सामान लाने के लिए रेहान ने अपने हेलीकॉप्टर से मेहिका को वापस भेज दिया था। रेहान का प्राइवेट हेलीकॉप्टर सीधा हिजू मीडिया कॉलेज में बने हेलीपैड पर आकर रुका था। वैसे तो यहाँ हेलीकॉप्टर आना बहुत कॉमन बात थी, पर अभी भी किसी का प्राइवेट हेलीकॉप्टर कॉलेज की मैन बिल्डिंग पर लैंड होना बहुत बड़ी बात थी। वह भी तब जब खास करके वह किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैंड किया गया हो। जैसे ही हेलीकॉप्टर रुका, मेहिका उसमें से बाहर आई। जो लोग वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे या फिर सिर्फ खड़े हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने मेहिका को उस हेलीकॉप्टर में से बाहर आते हुए देखा तो एकदम हैरान रह गए। कुछ लोगों की सांसें तो उनके गले में अटक गईं और कुछ अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे। तभी किसी ने हैरान होते हुए कहा, यह तो हमारे ही डिपार्टमेंट की लड़की है ना, ये किसके हेलीकॉप्टर से आ रही है? कुछ भी बोलो यार, यह हेलीकॉप्टर तो देखने में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी बात है कि सीधा हमारे कॉलेज की बिल्डिंग पर लैंड हुआ है। हमारे शहर में ऐसा कौन सा अमीरजादा आ गया जो लड़कियों को पिक करने के लिए सीधा हेलीकॉप्टर भेजता है? वैसे मानना पड़ेगा, यह हेलीकॉप्टर वाकई बहुत आलीशान है और उन स्पोर्ट्स कार से तो बहुत अच्छा है जो अक्सर हर कोई हमारी शहर की गलियों में लेकर घूमता है। तुम सही कह रहे हो भाई, दूर से देखने पर इतना अच्छा लग रहा है, जब खुद इसमें बैठेंगे तो क्या कमाल का लगेगा ना। अभी तक आसपास जो लोग फुटबॉल खेल रहे थे उनका ध्यान हेलीकॉप्टर और मेहिका दोनों पर चला गया था। मेहिका को देखकर एक लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया। तभी दूसरे ने कहा, आज सुबह एक गाड़ी में मेहिका बैठकर गई थी और अब जब वापस आ रही है तो हेलीकॉप्टर से आ रही है। भाई पता लगाना पड़ेगा कि आखिर किस अमीर लड़के के साथ ये आजकल घूम रही हैं। हेलीकॉप्टर से आते हुए कितनी ज्यादा कुल लग रही है ना भाई। मैंने तो सुना है कि ये कहीं पर ट्यूटर के तौर पर अप्लाई करने गई थी। क्या बकवास कर रहा है, किसी ट्यूटर को कोई इस तरह ट्रीट थोड़ी करता है। मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं पता है और तुम लोगों को ये सब कुछ कहां से पता चला? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमें कहां से पता चला? हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि इसके ट्रीटमेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह कहीं पर होम टीचर बनने नहीं जा रही है, बल्कि किसी बड़े और आलीशान घर की मैडम बनने जा रही है। इतना कहकर आसपास के लोग हंसने लगे। वहीं मेहिका ने इन सब लोगों को और इनकी बातों को पूरी तरह से इम्डूमीपुर से इग्नोर कर दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ चली गई जहां पर मेहिका रह रही थी। वह हॉस्टल कॉलेज के एकदम पास ही बनाया गया था और हॉस्टल में मेहिका की हॉस्टल में कोई और नहीं बल्कि निशा थी। पास्ट में मेहिका का परिवार काफी अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ जी रहा था, इसलिए मेहिका पूरे हॉस्टल के कमरे में अकेले रहती थी और इसका हाई रेंट किराया भी अकेले देती थी।
और जब से उसके परिवार के बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हुई थी, तब से मेका खुद ही अपने खर्चे कम करने में लगी हुई थी। मेका को तो यह खर्चा भी ज्यादा लग रहा था, इसीलिए कि वो इस सेमेस्टर के बाद वह इससे भी कम खर्चे वाले किसी सिंगल रूम में शिफ्ट होने वाली थी। महिका की किस्मत अच्छी थी जो उसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर रेहान ने इतनी अच्छी सैलरी पर रख लिया था, और अब उसको पैसों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि उसके अगले सेमेस्टर की फीस भी वह खुद पे कर सकती थी। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। महीने भले ही कितनी भी लग्जरी लाइफ क्यों न जी हो, पर वह हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव और समझदार थी। इसीलिए जब उसे लगा कि शायद अब उसकी लग्जरी लाइफ उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वह तुरंत रूम शेयरिंग करने लग गई। वैसे तो मिहिका को लो क्लास लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि निशा का रूम खाली है, तो उसने निशा के साथ रूम शेयर करना ज्यादा सही समझा। मिहिका और निशा दोनों एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानती थीं, और इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा था। इसीलिए मिहिका को लगा कि उसे बिना सोचे समझे ज्यादा लो क्लास हॉस्टल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आमीती अनजान जगह पर जहां वह किसी को नहीं जानती हैं, उनके बीच रहना उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो सकता था। और शायद मिहिका, जिसको इन सब की आदत नहीं थी, उसे एडजस्ट करने में भी दिक्कत हो सकती थी। और रही बात निशा की, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना मिहिका का था, पर फिर भी निशा के पास एक बहुत अमीर और सेंसिबल बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत प्यार करता था। शुरू में जुनैद निशा के लिए एक पर्सनल घर खरीदने की तैयारी कर रहा था, जहां पर निशा आराम से रह सके, और साथ ही साथ जब जुनैद का मन करे वह भी निशा से मिलने आ सके। इससे उन दोनों के लिए ही आसानी होगी। हालांकि निशा अपने कॉलेज टाइम के दौरान कॉलेज हॉस्टल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने जुनैद को नया घर खरीदने से मना कर दिया, और इस तरह से निशा और मिहिका दोनों एक साथ यहां पर रहने लग गई। मिहिका जल्दी से अपने कमरे की तरफ आए और अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए तुरंत उसे बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ी तो वह हैरान रह गई। मिहिका ने हैरान होते हुए कहा, निशा, तुम वापस आ गई। मुझे लगा कि तुम्हें अभी भी अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना है, इसलिए तुम जुनैद के साथ ही रहोगी। मिहिका की बात सुनकर निशा ने उससे कहा, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जुनैद बहुत हिम्मत वाला है और वह नहीं चाहता था कि मैं उसे इस तरह कमजोर देखूं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई खराब करूं, इसीलिए उसने मुझे जबरदस्ती वापस भेज दिया। निशा की बात सुनकर मिहिका ने उसे कहा, मुझे सच में कभी कभी तुम दोनों से बहुत जलन होती है। जुनैद इतने बड़े परिवार का बेटा है, पर फिर भी तुम पर अपनी जान छिड़क है। महिका की बात सुनकर निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जलन महसूस करने वाली क्या बात है? तुम मुझसे हर चीज में बहुत अच्छी हो और बहुत टैलेंटेड भी हो। देख लेना, फ्यूचर में जब भी तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो वह तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। निशा की बात सुनकर मिहिका ने थोड़ा ऊं होते हुए कहा, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कैसा होगा, मैंने तो आज तक कभी उसकी परछाई भी नहीं देखी। महिका की बात सुनकर निशा ने उसे आंख मारते हुए कहा, क्या बात है, कोई अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रहा है। निशा की बात सुनकर मिहिका झूठ मुठ में नाराज होने की एक्टिंग करने लगी और पास में रखा पीलो उठाकर निशा की तरफ फेंक दिया। उसके बाद निशा ने हंसते हुए मिहिका से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, ये तो बताओ कि तुम्हारा आज का इंटरव्यू कैसा रहा? क्या तुम थोड़ा सा नर्वस हो गई थी? जैसे ही मिहिका ने यह सवाल सुना तो उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, नर्वस नहीं होंगी तो और क्या करूंगी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो ठीक से यह तक नहीं पता था कि मुझे किसी प्राइवेट आइलैंड पर पढ़ाने के लिए जाना है। कम से कम मुझे मेंटली प्रिपेयर तो होने देती। मैं इतना ज्यादा नर्वस थी, पता नहीं रेहान सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मिहिका को फिर से थोड़ा नर्वस होता हुआ देखकर निशा ने उसे शांत करते हुए कहा, रेहान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा होगा। रेहान बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, और सच बताऊं तो मैंने तुम्हें पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और सच कहूं तो मैं भी परसों पहली बार ही वहां गई थी जब मैंने पहली बार
आइलैंड पर अपने पैर रखे तो मैं एकदम हैरान रह गई। वह जगह किसी खूबसूरत स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। सच कहूं तो वहां से आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। निशा की बात सुनकर मेहिका ने सहमत होते हुए कहा, यह तो तुमने सही कहा कि आइलैंड वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए कितना सारा पैसा लगाया होगा। उस घर को देखकर लगता है कि इससे परफेक्ट घर कोई और हो ही नहीं सकता, है मेहिका का सवाल। और हैरानी सुनकर निशा को जुनैद की कही हुई बात याद आ गई और उसने मेहिका से कहा, जुनैद ने मुझे एक बार बताया था कि उस घर को बनाने की कीमत कई बिलियन रुपए है। जैसे ही मेहिका ने यह बात सुनी तो वह हैरान होकर वहीं बेड पर निशा के बगल में बैठ गई और उसने हैरानी से निशा की कही बात को दोहराते हुए कहा, क्या कहा? बिलियन रुपए। निशा ने मेहिका को आगे बताया तो मैं भी इतना हैरान हो गई। उस घर की सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिलियन रुपीस में थी। इसके अलावा उस घर को बनाने के लिए जो मटेरियल और जेड स्टोन इस्तेमाल किया गया था उसकी कीमत तो इसमें इंक्लूडेड भी नहीं है। निशा की पूरी बात सुनकर मेहिका ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, माय गॉड, मैं कहां काम करने जा रही हूं? तभी अचानक से मेहिका का फोन बजने लगा। मेहिका ने जब अपने फोन पर कॉलर आईडी देखी तो उसमें उसकी मोम का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था। मेहिका ने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी, आप मुझे इतनी लेट कॉल क्यों कर रही हैं? मेहिका की मॉम ने फोन उठाते ही उससे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन कर लिया। अच्छा मेहिका, तुम्हारे पापा ने लास्ट मंथ तुम्हारे खर्चों के लिए जो पैसे दिए थे, अगर वह कम पड़ रहे हैं तो मैं और पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूं। अपनी मम्मी की बात सुनकर मेहिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट मंथ आपने जो पैसे दिए थे अभी तक मैंने उसमें से बहुत सारे पैसे तो खर्च ही नहीं किए हैं। मेहिका की यह बात सुनकर उसकी मम्मी ने थोड़े इमोशनल होते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम अपने परिवार को बताओ, अपने मम्मी पापा को बताओ। हम जानते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, पर फिर भी हम कहीं से भी तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी ट्यूशन के खर्चे और लिविंग एक्सपेंस भी पूरे नहीं कर पा रही हो तो मुझे बताओ। तुम्हें बाहर किसी से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अभी से इतना परेशान होने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकते थे। भले ही उन्हें खुद एक वक्त का खाना खाना पड़े, पर वह अपने बच्चों के लिए जब बेस्ट डिशेस उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। भले ही माँ बाप को कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े, पर फिर भी वह अपनी दुख की एक झलक भी अपने बच्चों को नहीं दिखाते। अपनी मम्मी की कही हुई बातों को सुनकर मेहिका इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से लगातार उसने खुद के आंसुओं को पूछा और फिर खुश होते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी होम ट्यूटर के तौर पर एक जॉब मिली है और मुझे वो बनेगा मुझे इस काम के लिए, पर मंथ 0,000,000 मिलेंगे। जैसे ही मेहिका की मम्मी ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गई और साथ ही साथ डर भी गई कि उनके हाथ से उनका फोन बस छूटने ही वाला था। उसकी मॉम ने डरते हुए मेहिका से कहा, उठ बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज अपने आप को सेफ रखना और किसी को भी तुम्हें नुकसान मत पहुंचाने देना। भला एक होम ट्यूटर को 0,000,000 पर मंथ कौन देता है? अपनी मम्मी की बात सुनकर मेहिका ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, यह सब कुछ सच है मम्मी। जहां मैं पढ़ाने जाने वाली हूं वह इंसान बहुत ज्यादा अमीर है और मुझे उनकी छोटी बहन को पढ़ाना है। शुरुआत में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर आज सुबह जब मैं इंटरव्यू देकर आई तब जाकर मुझे विश्वास हुआ। मेहिका की मॉम को वहां में विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह मेहिका की बात को काटते हुए कहा, यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान कितना अमीर है, पर कोई भी इंसान इतने से काम के लिए इतने पैसे नहीं देता है। जरूर वह तुमसे झूठ बोल रहा है। मेहिका ने जब देखा कि उसकी मॉम उस पर किसी तरह से विश्वास नहीं कर रही है तो उसने फिर से अपनी मॉम को समझाते हुए कहा, ओहो मम्मा, वह आदमी झूठा नहीं है।
और ना ही वह कोई अजन भी है। वह आदमी मेरी फ्रेंड निशा के बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकती। यह लीजिए, आप निशा से बात कीजिए, वही आपको अच्छे से समझाए। अपनी बात कहकर मेहिका ने परेशान होते हुए फोन निशा की तरफ बढ़ा दिया, इस उम्मीद से कि निशा उसकी मम्मी को ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी। मेहिका से फोन लेकर निशा थोड़ा सा हंसते हुए बोली, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं रेहान को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वह सच में बहुत अच्छा इंसान है। वह कभी भी मेहिका से झूठ नहीं लगे और ना ही उसे नुकसान उठाने देंगे। जहां पर मेहिका को पढ़ाने जाना है वह बहुत आलीशान महल है और वहां पर खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था की हुई है। वहां पर मेहिका को कोई परेशानी नहीं होगी। निशा की बात सुनने के बाद मेहिका की मॉम थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं हो रही थी कि वह आदमी सच में मेहिका को इतनी अच्छी सैलरी देगा या फिर उसकी बेटी से धोखा करेगा। इन सब की परवाह छोड़कर उन्होंने निशा से रेहान की सिचुएशन के बारे में पूछा। निशा बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे बता सकती हो कि रेहान मित्तल कौन है और इनकी फैमिली सिचुएशन कैसी है? मेहिका को ट्यूशन टीचर के तौर पर इनवाइट करना, क्या वह सिर्फ इस बात का दिखावा कर रहा है? मेरा मतलब है कि क्या वह लड़का मेहिका को पसंद करता है? जैसे ही निशा ने यह बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही निशा ने मेहिका की मम्मी की बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गई। यहां तक कि हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं जब यह बात मेहिका ने सुनी तो उसने गुस्से से निशा के हाथ से फोन लेते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये सब आप क्या सोच रही हैं? यह सिर्फ सिंपल सी एक जॉब है और आप मुझसे ये क्या फालतू की इंक्वायरी करने बैठ गई? बहुत हो गया, मैं फोन रख रही हूं। इतना कहकर मेहिका ने सच में फोन रख दिया। वहीं निशा ने जब मेहिका को इस तरह गुस्सा करते हुए देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। निशा ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, आंटी को लगता है कि रेहान तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो ये तुम्हें यह जॉब दे रहे हैं। सच में यह बहुत ज्यादा फनी था। निशा को इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर मेहिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब भी मेहिका कॉलेज जाती थी और उसकी मॉम का कॉल आता था तो मेहिका की मॉम हमेशा उससे एक ही सवाल पूछती थी कि क्या वह किसी रिलेशनशिप में है या फिर अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। और आज तो उन्होंने सीधा हद ही कर दी थी। सिर्फ किसी के लिए ट्यूटर के तौर पर काम करने को वह किसी प्यार व्यार से जोड़ रही थी। यह सारी बातें याद करके मेहिका को भी हंसी आ गई और काफी देर तक निशा और मेहिका बात पर हंसती रही। कुछ देर तक इसी तरह हंसने के बाद निशा ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, वैसे मेहिका, अगर मैं सच कहूं तो तुम रेहान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहो तो यह सच में नामुमकिन नहीं है। तुम जिस कंडीशन में फिलहाल हो उस हिसाब से यह बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। निशा की बातें सुनकर मेहिका ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो निशा? मैं बस आज ही एक बार रेहान से मिली हूं, तुम इतना आगे का मत सोचो। मेहिका की बात सुनकर निशा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं कौन सा तुम्हें आज ही यह सब करने के लिए कह रही हूं। मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूं कि फ्यूचर में अगर कल को तुम्हें लगे कि रेहान तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए तो यह सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। निशा को लगातार एक ही टॉपिक पर बात करता हुआ देखकर मेहिका ने उससे कहा, मुझे इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी है। निशा ने जब देखा कि मेहिका वाकई गुस्सा हो गई है तो उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, प्लीज मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम इस बात को सीरियसली मत लेना। हाँ, पर रेहान वाकई बहुत अच्छी पर्सनालिटी के इंसान है। बाबा की अमीर जादों की तरह नहीं है जिनमें गलत हरकतें हो या जो गलत आदतें पालते हो। हाँ, पर एक इतना कहते अचानक से निशा चुप हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आगे कुछ बताना चाहती है, पर एकदम से उसने अपना मुंह बंद कर लिया। मेहिका ने जब निशा को एकदम से चुप होते हुए देखा तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने निशा से पूछा, पर क्या तुम दम से चुप क्यों हो गई? निशा ने मेहिका को सवाल करता हुआ देखकर कहा, आज रेहान के घर पर ज्यादा लोग नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता कि तुमने यह बात नोटिस की या नहीं, पर रेहान के आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं और वह सभी हम सबसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं।
जैसे ही मिहिका ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था। उसका नाम मैगी था। हालांकि वह पूरे टाइम रेहान के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रही थी। वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नूरे जहां जमीन पर आ गई हो। पहले मुझे अपनी खूबसूरती पर थोड़ा सा भरोसा था, पर जब से मैंने मैगी को देखा है मेरा सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। लड़कियां हमेशा अपनी खूबसूरती और अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहती हैं, और खासकर कि जब किसी दूसरी खूबसूरत लड़की को देखती है तो मन ही मन में अपनी तुलना करना शुरू कर देती हैं। महिका की बात सुनकर निशा ने हंसते हुए कहा, तुम मैगी की बात कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मैगी की जैसी वहां 3 खूबसूरत लड़कियां और भी हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, कुछ और है जो उससे थोड़ी सी कम है, पर फिर भी हम खुद को उनके थोड़ा पास देख सकते हैं। हालांकि वे सब भी किसी खूबसूरत परी से कम नहीं हैं। इस तरह दर्जनों लड़कियां रेहान के आसपास रहती हैं। जैसे ही मिहिका ने निशा की कही बात सुनी तो एकदम हैरान रह गई। इस वक्त उससे अपनी सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही थी। यह सारी बातें सुनकर मिहिका ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में इतनी सारी लड़कियां हैं? और अगर हैं तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि रेहान प्लेबॉय है, और फिर भी तुम उसे एक अच्छा इंसान बता रही हो? मिहिका का सवाल सुनकर निशा ने तुरंत उसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात सच है कि यह सारी लड़कियां रेहान को पसंद करती हैं, पर रेहान रिश्तों को सीरियसली बहुत मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हर वक्त रेहा के पीछे पड़ी रहती हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेहान को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, परसों ऐसा ही इतना कहते कहते निशा एकदम से चुप हो गई। वह लगभग रेहान के साथ हुए उस धोखे को मिहिका के सामने खोल देती, पर निशा ने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपना मुंह बंद कर लिया और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे तो यहां पर कोई भी बाहर का इंसान नहीं था और महका भी निशा की बेस्ट फ्रेंड थी, पर जब बात रेहान की प्राइवेसी की हो तो निशा यह सारी बातें किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, मिहिका वहां पर जा जरूर रही थी, पर वह सिर्फ एक ट्यूटर थी और उसके अलावा मिहिका का वहां कोई काम नहीं था। इसीलिए उसे बताना पूरी तरह से बेकार होगा और अच्छा होगा अगर निशा मिहिका को इन सब में इवॉल्व ना करें। निशा को इस तरह चुप देखकर मिहिका ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? मिहिका का सवाल सुनकर निशा ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, इन सब चीजों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें खुद ही यह सब पता चल जाए। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूं कि रेहान के आसपास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। ऐसे में अगर तुम बस वहां पर टीना को पढ़ाने जाना चाहती हो और सिर्फ उसी काम से मतलब रखती हो तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर तुम्हारे मन में रेहान को लेकर इसके अलावा और कोई भी थॉट आता है तो तुम बिना वजह कई लोगों की दुश्मन बन जाओगी और अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लोगी। निशा की बात सुनकर या कहे कि उसकी वार्निंग सुनकर मिहिका ने तुरंत कहा, मैं वहां पर बस टीना को पढ़ाने जाऊंगी और बात से मैं की मन ना, मुझे किसी के भी पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और फिर रेहान सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके आसपास हर वक्त बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं। भला मुझे किसने हक दिया कि मैं खुद को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करूं? मेहलकर और निशा ने सीरियस होते हुए कहा, अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ तुम्हें एडवांस में सही सलामत रहने की एडवाइस दे रही थी। वहां पर रेहान से मतलब रखने से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और अगर यह सब जानते बुझते भी तुम्हें रेहान के बारे में सोचना है तो फिर तुम्हें उस हिसाब से खुद को तैयार रखना होगा। परसों रेहान के साथ जो भी हुआ था वह सुनकर ही निशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान के आसपास की लड़कियां अपने फायदे के लिए ओते पुनीत इस तरह से कंपटीशन कर रही थीं और आखिर में खुद एक होकर रेहान के खिलाफ ही इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेंगी। अभी तक निशा को इतना तो समझ आ गया था कि रेहान के आसपास रहने वाली लड़कियां जितनी शांत और सीधी दिखाई देती हैं वे इतनी सीधी है नहीं। सबके सामने वे एक दूसरे के साथ अच्छा बनने का दिखावा जरूर करती हैं, पर असल में हर वक्त उनके बीच में कंपट चलता रहता है। और अब जब निशा की बेस्ट फ्रेंड रेहान के घर पर टीना को ट्यूटर के तौर पर पढ़ाने जा रही थी तो निशा को थोड़ा लग रहा था कि उसकी भूली दोस्त
कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हालांकि अगर मासूमियत की बात की जाए तो मेहिका इस मामले में निशा से बेहतर ही थी। वहीं दूसरी तरफ निशा भले ही दूर से एक छुई मुई जैसी सिंपल सी कमजोर लड़की लगती हो, पर असल में निशा का दिमाग और उसके विचार बहुत ज्यादा अलग थे और वह बाकियों से ज्यादा बेहतर चीजों को समझती थी। और रही बात मेहिका की, तो वह भी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट था। हालांकि उसका सारा ध्यान हर वक्त अपनी पढ़ाई में, पेंटिंग में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में ही लगा रहता था। इसीलिए उसे दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी। अगर मेहिका के सामने सिया और विदिमा जैसी चालाक लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए तो फिर मेहिका तो जैसे कहीं इन सब के खेल के बीच में बिना वजह ही पिस जाएगी। जहां एक तरफ मेहिका और निशा रेहान और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ माइलन पर रेहान भी मेहिका के बारे में ही बात कर रहा था। रेहान ने अपने पास बैठी हुई टीना से कहा, टीना, दोपहर में हम दोनों तुम्हारी टीचर मेहिका से मिल चुके हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें मेहिका कैसी लगी? रेहान का सवाल सुनकर टीना ने तुरंत कहा, हाँ भैया, टीचर मेहिका काफी अच्छी है और बहुत प्यारी भी हैं। उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है और उन्हें यह भी पता है कि पियानो कैसे बजाते हैं, कैसे सिंगिंग करते हैं, कैसे डांसिंग करते हैं और कैसे प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाते हैं। मुझे भी यह सब कुछ सीखना है। रेहान ने जब टीना के मुंह से मेहिका की इतनी तारीफ सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में अगर तुम कह रही हो तो मैं भी इस बात को मान लेता हूं। दोपहर में रेहान ने जब देखा कि मेहिका बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है तो उसकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए रेहान ने बहाना बनाकर मेहिका और टीना को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया था और खुद मैगी के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए लेटा। जब से रेहान ने जुनैद के फादर की तरफ से इतना स्पेशल गिफ्ट रिसीव किया था, तब से रेहान रेड हेयर हॉर्स को संभालने के लिए मैगी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था और अब रेहान को रेड हेयर हॉर्स के गुस्से से भी ज्यादा डर नहीं लगता था। रेड हेयर हॉर्स के गुस्से में बदलाव का एक कारण यह भी हो सकता है कि उसे रेहान के यहाँ आकर काफी खुला एनवायरनमेंट मिल गया था और हो सकता है यह एनवायरनमेंट उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो। सिर्फ मैगी ही नहीं, अब तो टीना भी आराम से रेड हेयर हॉर्स के साथ राइडिंग कर लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान को जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसलिए उसने लिटिल गोरिल्ला जैसे खूनखार जंगली जानवर को भी अपने वश में किया हुआ था। इस वक्त रेहान के पास काफी टाइम था, इसलिए वह अपने इस टाइम को रेड रैबिट के साथ दोस्ती करने और उसके साथ फैमिलियर होने के लिए बिताना चाहता था। इसीलिए जब मैं वापस अपने हॉस्टल चली गई तो रेहान ने टीना को अपने पास बुलाया और उससे यह जानने की कोशिश की कि उसको मेहिका पसंद आई या नहीं। वैसे तो आज पहला ही दिन था और इस दौरान दोपहर के बाद टीना और मेहिका में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। वे बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ मेहिका यह भी जानने की कोशिश कर रही थी कि टीना का स्वभाव कैसा है। दोपहर में बातचीत करने के दौरान जब टीना ने देखा कि उसकी टीचर को सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और पियानो बजाना भी आता है तो टीना मेहिका से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई और साथ ही साथ टीना को मानना पड़ा कि उसकी मैम वास्तव में सुपर टैलेंटेड है। टीना और रेहान की बातचीत के दौरान टीना ने बहुत खुश होते हुए कहा, भैया, क्या आपको पता है, मैं तो शुरू में मेहिका टीचर को यहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, पर जब मैंने देखा कि वह इतनी ज्यादा सुपर टैलेंटेड है और मुझसे बहुत प्यार से भी बात कर रही है तो मुझे आखिर में हार माननी पड़ी। पहले तो टीना की बात सुनकर रेहान हैरान हो गया, पर फिर उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, टीना, तुम सच में अपनी टीचर को यहां से भागने वाली थी? मैंने तो सोचा कि तुम बहुत समझदार हो, पर तुम तो बहुत ज्यादा शैतान भी हो। वैसे अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो आज नहीं तो कल तुम भी अपनी टीचर की तरह इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगी और हो सकता है कि तुम अपनी टीचर से ज्यादा अच्छा पियानो बजाओ और उनसे अच्छी पेंटिंग करो। रेहान ने टीना को समझाते हुए कहा कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो वह अपनी टीचर से भी ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगी। रेहान की बात सुनकर टीना ने खुश होते हुए कहा, डोंट वरी भैया, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। ये आगे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और टीच मेहिका, मुझे जो भी सिखाएंगे मैं वह बनता।
और आपको पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूं, चीजों को जल्दी सीख लेती हूं। मैं एक बार समझकर ही चीजों को याद कर लेती हूं। आज दोपहर को जब मेरी बात हुई थी, तब मेरे इस टैलेंट पर टीच मिहिका ने भी मुझे शाबाशी दी थी। टीना को खुद की तारीफ करता हुआ देखकर रेहान ने उससे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा था ना, मेरी छोटी सी बहन बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत स्मार्ट भी है। इतना कहकर रेहान ने भी टीना की तारीफ कर दी। रेहान ने मैगी की तरफ देखते हुए कहा, क्या टीचर मिहिका, कल से ऑफिशियल पढ़ना शुरू कर देंगी? एक काम करो, एडवांस में ही उनके लिए एक रूम रेडी करवा दो, एंड उसमें टीचिंग का सारा सामान होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो पहले ही मार्केट से खरीद लेना। रेहान की कमांड मिलते ही मैगी ने तुरंत कहा, ओक बॉस, हो जाएगा। इसी तरह लगभग एक हफ्ता बीत गया और मिहिका को टीना को पढ़ाते हुए एक हफ्ता हो गया था। शुरुआत में मिहिका बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी, पर अब धीरे धीरे वह भी यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी और धीरे धीरे रेहान को भी समझने लगी थी। निशा ने जैसा मिहिका को बताया था, रेहान की पर्सनैलिटी और उसका व्यवहार दोनों ही बहुत अच्छे थे और उसमें बाकी अमीर लोगों की तरह कोई भी गलत आदत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रेहान अपने आसपास रहने वाले हर एक इंसान का बहुत ध्यान रखता था। मिहिका को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर फिर भी रेहान उसकी हर एक छोटी चीज को लेकर बहुत ध्यान रखता था और उसे कोई भी परेशानी नहीं होने देता था। अपने खाली टाइम में अक्सर मिहिका मैगी के साथ बातें किया करती थी और इस दौरान मिहिका को मैगी के बारे में काफी कुछ पता चला। मैगी, जो रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड थी और हर वक्त बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहती थी, असल में दिल से बहुत ही अच्छी थी और सबके बारे में सोचती थी। हालांकि अपनी जॉब पर्सनैलिटी की वजह से वह कभी भी ये चीजें दूसरों को दिखाती नहीं थी। मिहिका को रेहान के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए लास्ट में उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि रेहान एक बड़े घर का बेटा है और बहुत पावरफुल फैमिली से है और उसके पास दुनिया जहान का सारा पैसा भरा हुआ है। रही बात रेहान और टीना के रिश्ते की, तो शुरू में मिहिका को सच में लगा था कि रेहान और टीना दोनों सगे बहन भाई हैं, पर टीना और रेहान दोनों के सर नेम अलग अलग थे, इसीलिए उसको लगा कि शायद टीना रेहान की सौतेली बहन है, इसीलिए उसका सर नेम अलग है। हालांकि जब कुछ दिन तक मिहिका और मैगी के बीच में बातचीत हुई, तब जाकर मिहिका को पता चला कि टीना और रेहान के बीच में खून का कोई रिश्ता नहीं है और टीना एक अनाथ है जिसे रेहान ने अडॉप्ट किया है, टीना का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, जिसका उससे खून का रिश्ता नहीं था। फिर भी रेहान उसका अपनी सगी बहन से ज्यादा ख्याल रखता था और उसकी परवाह करता था। मिहिका को अब तक समझ आ गया था कि रेहान वाकई दिल से बहुत दिलदार और अच्छा इंसान है और अब उस पर रेहान का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका था। पर जब भी वह रेहान के सामने जाती थी तो उसे हर बार यही बात याद आती थी कि उसकी मॉम ने उसे गलत समझ लिया था और उन्हें लगा था कि रेहान मिहिका को पसंद करता है, इसीलिए उसे ट्यूटर के तौर पर घर पर रखकर उससे नजदीकियां बढ़ा रहा है। और यह बात याद आते ही मिहिका का चेहरा हल्का सा लाल गुलाबी हो जाता था। इस पूरे टाइम के दौरान अभी तक औरंगाबाद शहर में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन पूरी तरह से लगभग एंड हो चुका था और विमन भी अपने बाकी साथियों को लेकर वापस औरंगाबाद से यहाँ आ गया था। रही बात उस जेड स्टोन से बनी नटराज की मूर्ति की, जो रेहान ने खान अंकल को दी थी ताकि वे इसका इस्तेमाल करके डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम में बाकी लोगों की हेल्प ले सके, और जो इंसान सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में हेल्प करेगा उसे यह नटराज की मूर्ति दी जाएगी। रेहान और बाकी सब लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि यह नटराज की मूर्ति पाने वाला सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि मलाइका थी, जिसने सच में इस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के दौरान बहुत मेहनत की थी। हालांकि मलाइका ने यह सब कुछ किसी अच्छे इंटेंशन से नहीं किया था और ना ही उसे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए कोई हमदर्दी थी। मलाइका को तो यह जेड स्टोन चाहिए था, इसलिए उसने इस दौरान बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मलाइका को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसने इचिमी पुशकी एक उम्मीद के साथ अपनी सारी ताकत लगा दी। और आखिर में जब काउंटिंग की गई तो यह बात सामने आई कि मलाइका का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, इसीलिए फरहाद ने नटराज की यह मूर्ति उसको दे दी। फिर भी मलाइका का अल्टीमेट गोल नटराज की यह मूर्ति पाना नहीं था,
बल्कि इसे कैश करना था। वहीं दूसरी तरफ फरहाद, जिन्हें यह जैद से बनी नटराज की मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्हें इस तरह की यूनिक चीजों का कलेक्शन करना बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने मलाइका से डिस्कशन करके फाइनली 500 मिलियन रुपए देकर यह नटराज की मूर्ति उससे खरीद ली थी। ऐसा नहीं था कि मलाइका को नहीं पता था कि इस मूर्ति की कीमत 1 बिलियन रुपए से ज्यादा है और मलाइका इसे इतनी प्राइस में ही बेचना चाहती थी। पर दिक्कत यह थी कि इस मूर्ति को फरहाद ने ही उसे प्राइस के तौर पर दिया था और ऐसे में जब फरहाद खुद से वापस खरीद रहे थे तो मलाइका उनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि फरहाद की पोजीशन वैसे भी इस एंटरटेनमेंट स्कल में बहुत ज्यादा थी। इस तरह से फरहाद और मलाइका दोनों खुश हो गए और इस तरह से आखिर में रेहान, जो नटराज की मूर्ति फरहाद को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, वह घूम फिर कर उनके पास ही वापस आ गई थी। वहीं बाकी सेलिब्रिटीज ने इस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम में अपनी अपनी जो मेहनत लगाई थी, उस वजह से इन्हें भी उनके फैंस की तरफ से काफी ज्यादा इज्जत मिली थी। यजू आते ही विमन ने तुरंत अपनी टीम के साथ रेहान को रिपोर्ट किया। अपने सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के जानबाज गार्ड्स को देखकर रेहान ने उन्हें बहुत ही प्राउड से कहा, आप सब लोगों पर मुझे बहुत गर्व है। आज आप लोगों ने सिर्फ मेरा ही सिर ऊंचा नहीं किया है, बल्कि इतने लोगों की जान बचाकर और इतनी टाइम तक वहां रहकर आप लोगों ने बहुत से लोगों की अच्छी दुआ को कमाया है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ टाइम के लिए आराम करें। रेहान की बात सुनकर विमन ने तुरंत कहा, हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है बॉस, हम लोग बिल्कुल सही है। इतना कहकर विमन उसको देखकर हंसने लगा। इन लोगों को अभी भी अपने सामने हिम्मत दिखाता हुआ देखकर रेहान ने उन्हें डाक हुए कहा, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। ऐसा नहीं है कि मैं औरंगाबाद में पहले रहकर नहीं आया हूं। इतनी मेहनत करने के बाद और इतने मुश्किल दिनों को देखने के बाद भला कोई कैसे नहीं थकेगा। तुम सब लोग तब कुछ टाइम आराम करोगे और सिर्फ आराम करोगे। रेहान का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सुनकर विमन और बाकी सारे बॉडीगार्ड ने एक साथ हमें अपनी गर्दन हिला दी। तभी रेहान की नजर टीना पर गई, जो उसके बगल में ही खड़ी थी। उसने कुछ सोचकर टीना से कहा, टीना तुम जाकर खेलो, मुझे विमन से कुछ बात करनी है। अपने रेहान भैया की बात सुनकर टीना तुरंत वहां से खेलने के लिए चली गई। तभी रेहान ने विमन से कहा, टीना के जो रिश्तेदार बच गए थे, क्या वह अच्छे से सेटल हो गए हैं? रेहान ने जब टीना को रेस्क्यू किया था तो उसके बाद टीना के पेरेंट्स वहीं उस धंसे हुए मकान में ही फंसे रह गए थे। हालांकि उन्होंने उसी वक्त अपनी जिंदगी की सांस छोड़ दी थी, पर रेहान चाहता था कि उन्हें पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। इसलिए उसने विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड को स्पेशली वहां भेजा और से इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहा। जैसे ही विमन औरंगाबाद पहुंचा था तो वह सबसे पहले उस गांव में पहुंचा और जिस लोकेशन पर टीना का परिवार और घर बना हुआ था, तुरंत वहां अपने साथियों को लेकर चला गया और उसके बाद उस मकान से उन्हें निकालकर एक सेफ जगह पर उन्हें दफना दिया गया। रेहान ने कोई भी बात टीना को नहीं बताई थी, क्योंकि टीना की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और वह बिना वजह उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। अगर फ्यूचर में कभी टीना की याददाश्त वापस आ गई और उसने अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो रेहान उसे उस जगह पर ले जाएगा जहां पर उसके माँ बाप को दफनाया गया था, ताकि एक आखिरी बार टीना उन्हें मिल सके। विमन ने तुरंत रेहान को जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, सारा काम बिल्कुल सही से हो गया है और उन लोगों को सही जगह पर दफनाने में फरहाद जी ने भी हमारी मदद की थी। यह बात सुनकर रेहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें और कुछ रिपोर्ट नहीं करना है तो तुम लोग जाकर आराम कर सकते हो। सारे सबॉर्डिनेट्स ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, यस बॉस। जैसे ही रेहान ने अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को वापस भेजा तो टीना फिर से भागते हुए उसके पास आए और रेहान से बोली, भैया चलिए हम लोग झील के पास जाकर फिशिंग करते हैं। टीना की पूरी जिंदगी थाईलैंड पर आकर एकदम बदल गई थी और उसका व्यवहार भी बहुत हद तक अलग हो गया था। वह रेहान को अपना असली भाई ही मानती थी और उसे जो भी चाहिए होता था वह तुरंत रेहान से उसकी डिमांड करने लगती थी। रेहान भी अपनी छोटी बहन की हर एक बात को अपने सिर पर रखता था और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा यही पसंद आता है कि जब उन्हें कोई चीज पसंद आए
और वह उन्हें तुरंत मिल जाए तो उन्हें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता था। अभी 2 दिन के लिए मेहका वापस अपने कॉलेज गई थी ताकि अपने एग्जाम दे सके। इसीलिए 1-2 दिन से टीना के पास कोई भी काम नहीं था और पढ़ाई तो वह बिल्कुल नहीं करने वाली थी। इन 2 दिनों में टीना ने डिसाइड कर लिया था कि वह खूब मस्ती करेगी और सारे खेल खेलेगी। पता नहीं अचानक से टीना को फिशिंग करने का क्या शौक चढ़ गया था, पर उसने रेहान को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए ना भैया प्लीज, टीना को जिद करता हुआ देखकर और अपने आज का प्लान देखकर, जहां रेहान को पूरे दिन कोई भी काम नहीं करना था, उसने तुरंत टीना की बात मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारी टीच मेहका वापस आती हैं उससे पहले हम लोग खूब मस्ती करेंगे। रेहान को अपनी बात मनवा ही टीना बहुत ज्यादा खुश हो गई और उछलते कूदते हुए उससे बोली, ठीक है, मैं अभी जाकर तैयार होकर आती हूं। और इतना कहकर अगले ही पल टीना पूरी तरह से गायब हो गई। रेहान ने हेल्पलेस होते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर अपने पास खड़ी मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जाओ और जाकर एक छोटी बोट का होम अरेंजमेंट करो और साथ ही साथ फिशिंग या भी लेकर आओ। रेहान का ऑर्डर मिलते ही मैगी तुरंत अरेंजमेंट करने के लिए चली गई। वैसे तो रेहान के पास अपनी खुद की पर्सनल सिंगल हन वेल यॉट थी, पर फिर भी फिशिंग जैसे छोटे से काम के लिए रेहान अपनी इतनी बड़ी योट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैगी ने छोटी सी बोट का अरेंजमेंट कर दिया जिसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे और साथ ही साथ फिशिंग इक्विपमेंट भी मैगी के अपने साथ ले आई थी, रेहान और मैगी मिलकर टीना को वहां झील के पास ले गए। रेहान और मैगी टीना को मैन रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास, जहां पर समुद्र को भरकर जमीन तैयार की जा रही थी, वहां ले गए। ये तीनों रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के वेस्टर्न एरिया की तरफ चले गए, जो स्पेशली लोगों के लिए फिशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था। यह जगह भी रेहान की कंपनी के जुरिस्डिक्शन में ही आती थी। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का कुछ हिस्सा पहले ही टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया था। इस वजह से यहां पर हर वक्त बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और लोग इस जगह को काफी पसंद भी कर रहे थे। और फिर यहां पर सिर्फ आसपास नेचुरल सीनरी और साइट सीन ही नहीं था, बल्कि हर तरह की एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी यहां होनी शुरू हो गई थी। यहां के नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से पानी में भी हर तरह के लगभग सारे जानवर रहते थे और मछलियां भी यहां काफी ज्यादा संख्या में थीं। इसीलिए यहां पर फिशिंग करने का ना ही मजा था। और सबसे बड़ी बात, रेहान की कंपनी ने गर्भ परिवार के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा संख्या में बोट अवेलेबल थी और टूरिस्ट भी फिशिंग के लिए यहां पर बोट का यूज कर सकते थे। इस वक्त समुद्र के आसपास यहां हर तरह की बोट थी, चाहे फिर वह हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड, हर तरह की। यहां तक कि यहां पर ऐसी बोट भी थी जो पूरी तरह से पयो लकड़ी की बनी हुई थी। पयो लकड़ी की बनी हुई बोट का इस्तेमाल लोगों को एंड्स टाइम की याद दिलाता था, जहां पहले अक्सर लोग इसी तरह की लकड़ी की बनी बोट का इस्तेमाल करते थे। रेहान का हिम आइलैंड समुद्र किनारे से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। इस वक्त टूरिज्म का पीक सीजन चल रहा था और सिर्फ हिजू में ही नहीं, बल्कि यहां पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। यहां पर जो टूरिस्ट ज्यादातर आए हुए थे वह सब पैसे वाले थे, इसीलिए यहां की हर एक चीज का अच्छे से लुफ्त उठाना चाहते थे और इसीलिए फिशिंग एरिया भी इन सब टूरिस्ट से भरा हुआ था। इन लोगों के पास पैसे थे, इसलिए यह लोग अच्छी खासी यट रेंट पर ले सकते थे। यहां पर कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जो अपनी खुद की पर्सनल यट लेकर आए थे और यहां पर ड्राइव कर रहे थे। इस तरह के कस्टमर्स के लिए रेहान की कंपनी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत कम फीस चार्ज करता था। फिशिंग के दौरान यहां पर टूरिस्ट जो भी मछली पकड़ते थे वह सब उनको ही मिलती थी। यहां आने के बाद रेहान ने देखा कि यहां पर 1 दर्जन से भी ज्यादा बोट पानी में थी। सबसे बड़ी बात जो रेहान और बाकी सब लोगों को अच्छी लगी थी वह यह थी कि यहां पर जो समुद्र का किनारा था वहां से लेकर रिजन वे में लगभग बहुत बड़ा इलाका रेहान के अंड में ही आता था, जहां वे लोग जैसे चाहे वैसे फिशिंग कर सकते थे और टूरिस्ट को भी अलाव कर सकते थे। अभी से इतने सारे टूरिस्ट यहां आने लगे थे कि रेहान को इससे काफी हद तक मुनाफा होना शुरू हो गया था और काफी मिलियन रुपए रेहान कमाने लगा था।
इस वक्त रेहान ने शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, सिर पर एक कैप और नीचे शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। आज सभी ने बहुत ही कैजुअल ड्रेसिंग की हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने आज टाइट स्पोर्ट्सवेयर पहना हुआ था, टाई इट फिटिंग। कपड़ों में मैगी और भी ज्यादा एनर्जी फील करती थी और ज्यादा जल्दी जल्दी काम करती थी। वहीं टीना ने एक वाइट पीस ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर कार्टून प्रिंट हो रखा था और साथ ही साथ सिर पर एक वाइट स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी और पैरों में पिंक कलर की सैंडल पहनकर वह बिल्कुल किसी खूबसूरत प्यारी सी यंग लड़की की तरह लग रही थी। रेहान ने एक शांत जगह अपने लिए ढूंढ ली जहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा था। उसने वहीं पर अपनी बोट को रोका और फिशिंग गियर को उन तीनों ने फैला दिया। वैसे रेहान को फिशिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ना ही उसे समुद्र में फिशिंग करनी आती थी, और वैसे सच कहे तो उसे कुछ पकड़ना भी नहीं था। वह तो बस थोड़ी देर अपना मन बहलाने के लिए टाइम पास कर रहा था, जिससे टीना भी खुश हो जाए। मैगी भी रेहान और उसके इंटेंशन को अच्छे से जानती थी, इसीलिए वह भी ज्यादा कोई मशक्कत नहीं कर रही थी और आराम से बस एंजॉय के लिए उस बोट में बैठी हुई थी, जबकि टीना इन सब से थोड़ी अलग थी। इस वक्त टीना का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई था। बच्चे जिन चीजों को पसंद करते हैं या दिल से करना चाहते हैं, उन चीजों के लिए वह हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, और टीना भी इस वक्त कुछ ऐसे ही लग रही थी। मछलियों के लिए जाल बिछाने के बाद और उनके लिए दाना डालने के बाद टीना बहुत ही सीरियस होकर समुद्र की तरफ देखने लगी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है और इसे करने में काफी मजा भी आता है, पर इस खेल को खेलने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना एक मिनट भी कोई भी प्लेयर इस खेल में नहीं रुक सकता था। टीना जब यहाँ आई थी तो उससे पहले वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ आने के बाद भी वह काफी देर तक एक्साइटेड रही। टीना में पेशेंस बहुत ज्यादा था, इसीलिए वह बहुत आराम से अपने शिकार को फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर लगभग आधा घंटा बीत गया था और अभी तक उनके बिछाए हुए जाल में कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। और अब टीना और ज्यादा यहां नहीं बैठ सकती थी। इस बार टीना ने बहुत ज्यादा नाराज होते हुए रेहान से कहा, भैया क्या यहां पर कोई भी फिश नहीं है? अभी तक कितनी देर हो चुकी है पर एक भी फिश हमारे जाल में नहीं फंसी है। टीना को हाइपर देखकर रेहान ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स यहां पर बहुत सारी फिश है, पर हमें कुछ देर पेशेंस रखना होगा। रेहान की बात सुनकर टीना ने फिर से कहा, और कितना पेशेंस रखना होगा? इतनी देर से तो हम जाल बिछाकर बैठे हैं पर कोई मछलियां ही नहीं रही है। रेहान ने फिर से टीना को समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। एक काम करते हैं, हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, वह समुद्र के पास ही बना हुआ है। रेहान किसी भी तरह से टीना का मन बहलाना चाहता था। वह समझ चुका था कि अब टीना बहुत ज्यादा बोर हो गई है और वह ज्यादा देर यहां पर नहीं बैठ पाएगी, इसलिए रेहान को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना चाहता था, जो वहीं समुद्र के किनारे पर बना हुआ था, ताकि टीना थोड़ा एंजॉय कर सके और उसका यहां आना वेस्ट ना हो। जैसे ही यहां पर अम्यूजमेंट पार्क बनकर तैयार हो गया था तो रेहान ने अपने मैनेजमेंट को कह दिया था कि वह लोग इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दे ताकि सब लोग इसका आनंद उठा सके। यह अम्यूजमेंट पार्क जमीन और समुद्र दोनों पर बना हुआ था और चारों तरफ फैला हुआ था, चाहे बच्चे हो बड़े, सबके लिए। वहां पर मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई थी। यहां पर बने हुए अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज्यादा फैसिलिटी और एक्साइटमेंट थी। यह बहुत ज्यादा बड़ा था। अब इस जगह को पूरी तरह से इमरान ही मैनेज कर रहा था। रेहान को इमरान पर पूरा भरोसा था और इमरान ने इस भरोसे को बहुत मेहनत से कमाया था। इमरान वाकई मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए रेहान ने उसे यह सारी जिम्मेदारी दी थी। रेहान जानता था कि बच्चों को इस तरह की जगह ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए टीना को वहां ले जाने के लिए कह रहा था। टीना जब से रेहान के साथ आई थी तब से उसी के आइलैंड पर रह रही थी। हालांकि वैसे तो वहां पर बहुत मस्ती थी और टीना को वहां पर काफी अच्छा भी लगता था, पर रेहान के घर पर बहुत कम लोग रहते थे, इसीलिए वहां इतनी चहल पहल नहीं थी जितनी यहां पर थी, और ज्यादातर बच्चों को इसी तरह की चहल पहल वाली जगह ज्यादा पसंद आती थी। रेहान की बात सुनकर टीना ने गुस्से से मना करते हुए कहा, नहीं,
आज मैं यहाँ पर फिशिंग करने आई हूँ। मैं चाहे कुछ भी कहूँ या चाहे जो भी हो जाए, पर आज मैं फिश पकड़ कर रहूंगी, चाहे जो हो। पर मैं हार नहीं मानूंगी जब तक फिश मेरे जाल में नहीं फंस जाती। टीना ने यह बात काफी ज्यादा डिटरमाइंड होकर और सीरियस होकर कही थी। इसीलिए एक बार तो रेहान और मैगी भी हैरान हो गए थे, पर जल्दी ही रेहान ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए कहा, टीना, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम मछली पकड़ कर ही रहेंगे। रेहान ने बस अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी टीना ने बहुत तेज एक्साइटेड होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मछली को पकड़ने के लिए पानी में जो जाल बिछाया गया था वह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसका मतलब साफ था कि उसमें कोई ना कोई शिकार फंस चुका था। फिशिंग रोड को ऊपर की तरफ खींचते हुए टीना ने खुश होते हुए कहा, भैया, देयर इज अ फिश। ये बहुत भारी हैं। इतना कहकर टीना फिशिंग रॉड को बहुत मुश्किल से ऊपर उठाने लगी। उसे इस तरह करता हुआ देखकर रेहान ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, उसे आराम से ऊपर लेकर आओ, थोड़ा इंतजार करो। मछली जाल में फंसने के बाद झटपट नहीं लगेगी और आखिर में हार मान लेगी। उसके बाद तुम उसे ऊपर खींचना, वरना वह निकल भी सकती है। टीना का अनुमान सही था। उसके जाल में जो मछली फंसी थी वह वाकई छोटी नहीं थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उस फिशिंग लाइन को खींचते हुए उस मछली को छोटी सी बोट में रख दिया। मछली को देखकर रेहान ने खुश होते हुए कहा, वाह टीना, यह मछली तो बहुत बड़ी है। सच में तुम्हारा लग बहुत अच्छा है। अभी अभी जो मछली उस जाल में फंसी थी वह पागलों की तरह उस जाल से निकलने के लिए छटपटा रही थी। मछली ने आखिरी पल तक अपनी हार नहीं मानी और बार बार उस पानी की तरफ छलांग लगाती रही। वैसे तो फिशिंग लाइन भी थोड़ी सी दूरी पर थी, पर फिर भी रेहान देख सकता था कि यह मछली वाकई मीटर से ज्यादा लंबी थी। खुद को आजाद करवाने के लिए मछली का झटपट लगभग 20 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद फाइनली उसने हार मान ली। उसके बाद रेहान और मैगी ने उस मछली को ऊपर की तरफ खींच लिया। टीना अभी सिर्फ 10 साल की थी, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी और इतनी भारी मछली को ऊपर खींचने के लिए उसकी ताकत काफी नहीं थी। अपने सामने इतनी भारी और बड़ी मछली को देखकर हर कोई एकदम हैरान रह गया। तभी किसी ने हैरान होते हुए रेहान से कहा, ओ गॉड, ये तो गोल्डन थ्रेड एम्परर फिश है। ब्रदर, तुम्हारी इसीलिए कोई आम आदमी तो इस तरह की मछली को कभी सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोच सकता था, और अमीर लोग भी जल्दी से इस डिलीशियस डिश को एंजॉय नहीं कर पाते थे। जो सबसे ज्यादा अमीर होता था वही सबसे पहले बाजी मारता था और इस तरह के खाने को खा सकता था। जैसे ही टीना में बैठे लड़कों ने इस फिश को रेहान के हाथों में देखा तो वे उसे जलन महसूस करने लगे। जैसे ही टीतू वहां खड़े लोगों ने रेहान के हाथ में उस एक्सपेंसिव फिश को देखा तो उन्हें जलन महसूस होने लगी। रेहान ने जब फिश के मुंह से हुक निकाला तो योट पर खड़े लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम सही कह रहे हो। शायद बोट पर बैठे लोगों को नहीं पता कि यह फिश कितनी कीमती है और हम लोग इन्हें बेवकूफ बनाकर किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। हाँ, इन लोगों की बोट को देखो, कितनी पुरानी और टूटी हुई लग रही हैं। अगर हम इनके सामने अच्छा ऑफर रखते हैं तो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और इन लोगों को भी लगेगा कि ये हमसे बार्गेनिंग करके यह फिश हमें दे रहे हैं। यही सब बातें करके इन लोगों ने रेहान को आवाज लगाते हुए कहा, हे दोस्त, तुम्हारी बोट बहुत छोटी है। इतनी बड़ी मछली को इस बोट में ले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। हो सकता है कि बोट पानी में पलट जाए और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किनारे पर पहुंचने से पहले ही यह मछली फिर से पानी में उछल कर गिर सकती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और फिर तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही इनकी जान खतरे में डालोगे। मैगी ने भी अपने सिर पर कैप पहनी हुई थी, इसीलिए मैगी का खूबसूरत चेहरा बोट में बैठे लोगों को साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि मैगी के टाइट कपड़ों और फिट फिगर की वजह से थोड़ा आइडिया लग गया था। वहीं दूसरी तरफ टीना भले ही छोटी थी
और उसकी ड्रेस और बाकी अपीयरेंस से कितन से इतना पता चल रहा था कि वह भी काफी खूबसूरत है और मैगी को बराबर की टक्कर दे रही है। उन लोगों की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, पर मैं खुद इस मछली का ख्याल रख लूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यट में खड़े लड़कों को लगा कि शायद रेहान उनकी बात नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए उन्होंने हैरान होते हुए एक दूसरे को देखा और उसके बाद डायरेक्टली रेहान से कहा, दोस्त, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हम लोग यहां काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे हाथ एक भी मछली नहीं लगी। तुम हमें अपनी मछली की कीमत बताओ और इस मछली को हमें बेच दो। मैंने सही कहा ना? तभी उस लड़के के पास खड़े दूसरे लड़के ने कहा, हाँ, तुम हमें कीमत बताओ, हम जरूर इस मछली को खरीद लेंगे। इन लोगों की बात सुनकर रेहान ने टीना की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमने जो मछली पकड़ी है, क्या तुम उसे बेचना चाहती हो? टीना को यह सारी बातें समझ नहीं आ रही थीं, पर वह सच में मछली को बेचना नहीं चाहती थी। उसने पहली बार एक मछली पकड़ी थी और यह एक्सपीरियंस उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। उसने आज सुबह से काफी देर बैठकर मछली को फंसाने के लिए मेहनत की थी। ऐसे में कुछ पैसे के लिए वह कैसे इसे बेच सकती थी? यही सबो चक्कर टीना ने रेहान की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं बेचूंगा। टीना का सटीक जवाब सुनकर रेहान समझ गया और उसने यट पर खड़े लोगों से कहा, सॉरी, पर हमें यह मछली नहीं बेचनी। रेहान की बात सुनकर योट पर खड़े लड़के मुस्कुराने